नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा टू द पॉइंट साइंस की रामबाण किताब का सिलेबस चल रहा है और हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर जितने लोग देख रहे हैं पूरा फोकस करना, और ये लेक्चर यूट्यूब पर भी मैं डाल दूंगा तो आप लोग भी अच्छे से देख लेना। तो आप ध्यान से सुनना, हमारा क्या है, साइंस की रामबाण किताब आप सभी के पास होगी। अगर नहीं है तो फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर हमारा 10वें नंबर का टॉपिक रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। यहाँ से बहुत सारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और तरह तरह के यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो आप सभी लोगों को तैयार रहना है। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रेडियो एक्टिविटी। बढ़िया नोट्स बनाते चलना, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। तो आप में से कोई बता पाएगा कि भाई आखिर ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो सक्रियता क्या है? पेपर में यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए, रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी? ये आप देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ से आपको कुछ गोल गोल गेंदें दिख रही हैं और उसमें से कुछ एनर्जी, रेडिएशन, पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो सर कुछ हमें ऐसा ही लग रहा है कि यही है रेडियो एक्टिविटी। तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। तो मतलब देखो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी का मतलब, सरल भाषा में, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे लगातार कुछ तरंगें, कुछ कण उत्सर्जित होते रहते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनसे लगातार कुछ तरंगें निकलती रहती हैं, कुछ कण निकलते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। चलिए तो अपने बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। समझना, पूरा फोकस करना। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, सक्रियता। धैर्य धारण करना, सबको बिल्कुल पूरी चीजें समझ में आएंगी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कि प्रकृति में कुछ तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व, लिख देता हूं मैं, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे तत्व जिनसे विशेष प्रकार की तरंगें, विशेष प्रकार की तरंगें, विशेष प्रकार की तरंगें एवं कण उत्सर्जित होते हैं, कण उत्सर्जित होते हैं, कण उत्सर्जित होते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। देखो यहां पर मान लो कोई पदार्थ है, ये इस प्रकार से कोई पदार्थ है, ये है, और इस पदार्थ से लगातार क्या है, आप देख पा रहे हो कि यहां से क्या निकल रहा है, कुछ तरंगें निकल रही हैं। इस प्रकार से इससे क्या हो रहा है, कुछ तरंगें बाहर निकल रही हैं। ये देखिए कुछ यहां से छोटे छोटे से क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल सरल सा है, जब किसी पदार्थ या तत्व से कुछ कण या पार्टिकल बाहर निकलते हो तो उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ, और इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। किसने बताया इसके बारे में और ऐसा क्यों होता है, सब जानेंगे हम। तो सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया। किसने बताया सर? हेनरी बैक्यूरेल जी ने बताया। तो इसके बारे में हेनरी, अभी मैं आपको पूरा लिखा हुआ बताऊंगा, रामबाण किताब में पूरा लिखा हुआ दिया और मैं यहां भी आपको लिखा हुआ बताऊंगा पीडीएफ में, पूरा अपना पीपीटी में। हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, सॉरी, आप ध्यान से सुनना। हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने बताया किसके बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा आधुनिक रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया, आधुनिक रेडियो सक्रियता
या फिर इसी को बोल देंगे कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो आर्टिफिशियल। आधुनिक रेडियो सक्रियता या फिर कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया? तो आप बोलोगे सर इसी को बोल दिया जाता है रेडियम। क्या बोल दिया जाता है? रेडियम। जो आपने देखा होगा लाइट में चमकता है, ट्रकों के पीछे रात को आप देखते हो अंधेरा है और आपकी लाइट पड़ती है, या फिर जो बोर्ड रहते हैं साइन बोर्ड उन पर लाइट जाती है, दिल्ली 50 किलोमीटर दूर, इंदौर बाईपास इस ओर मुड़ना है, तो ये सब आपको रेडियम के द्वारा दिख जाता है, चमकते हुए लाइट जैसी पड़ती है। तो रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने की। किसने की? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और इनके पति ने इनका साथ दिया था, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, पियरे क्यूरी। पति पत्नी की जोड़ी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। तो दोनों हिंदी को पति मत बना देना, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। सर आखिर ये बताइए कि आपने ये बताया रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिससे लगातार कुछ कण निकल रहे हैं अल्फा बीटा। अब कण क्या निकल रहे हैं? कौन से कण निकल रहे हैं? कौन सी तरंगे निकल रही हैं वो मैं बताऊंगा। पहले हमने देखा कुछ कण या तरंगे निकलती हैं उसे हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो भाई आखिर क्यों निकल रहे हैं? पहले निकल क्या रहा है ये बात करते हैं। चलो रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता क्या है? एक एक चीज ध्यान से सुनना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर पढ़ना चाहते हो वास्तव में कोई सा भी एग्जाम देना है आपको। तो अब सुनना मेरी बात कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता क्या है? निकलता क्या है, ये मेन मुद्दा है। तो हमने देखा कि कुछ भाई क्या निकल रहे हैं? तरंगे निकल रही हैं, कुछ चीजें कण निकल रहे हैं, कुछ तरंगे निकल रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वो क्या है? तो आप देखो कुछ निकलते हैं आपके अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, कुछ निकलते हैं आपके बीटा कण और कुछ निकलती हैं आपकी गामा किरणें। ये कण नहीं है, ये किरणें हैं। तो ध्यान देना पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से, मैं रामबाण किताब जो है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे पूरे के पूरे आपको, तो एक बार लगा लेना मेरे पढ़ाने के बाद। रेडियो सक्रिय पदार्थ से क्या निकलता है? तो आप बोलोगे सर रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा नामक पार्टिकल निकलते हैं। तो सर ये क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले तो ये समझ में आ गया अल्फा, फिर इनमें अंतर देखेंगे हम। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण बनते कैसे हैं, कैसे बाहर निकल जाते हैं। अब हम पहले ये देख रहे हैं कि क्यों बाहर निकलते। पहले हमने देखा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, फिर हमने देखा रेडियो सक्रिय पदार्थ में क्या निकलता है, तो अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि भैया क्यों निकलती हैं अल्फा बीटा, फिर देखेंगे ये होते क्या हैं। अल्फा बीटा और गामा निकलता है, लेकिन क्यों निकलता है इस पर बात करने वाले हैं यहाँ पर, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे, पूरा अंतर देखेंगे इनमें। क्यों निकलते हैं कण? रेडियो सक्रिय पदार्थ से कण क्यों निकलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ बनता कैसे है? बनता कैसे है, ठीक है। आप ध्यान देना, हमने देखा रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा कण निकलते रहते हैं। आखिर ये क्यों निकलते हैं, बनता कैसे है रेडियो सक्रिय पदार्थ कोई भी? तो इसको जानने के लिए आपको एक चीज ध्यान से सुननी पड़ेगी। जब किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर या जब भी किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात है, या आप सीधा बोल सकते हैं जब किसी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो वो पदार्थ क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। ध्यान देना, प्रोटॉन क्या है? शक्तिशाली है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। जैसे मान लो, पहले मैं समझा देता हूं आपको सरल भाषा में, अपनी भाषा में, कि भाई मान लो गांव में एक सरपंच है, सरपंच का कुर्सी डली हुई है, एक कोई भी जगह है वहां पर, एक चबूतरा टाइप का कुछ भी ले लो, वहां पर क्या है? सरपंच की कुर्सी, चेयर लगी हुई है, सरपंच साहब बैठे हुए हैं, फुलेरा ग्राम की पंचायत लगी हुई है मान लो, सरपंच साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर।
अब क्या हुआ, वहीं पर गांव का एक आदमी आता है और उनसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, या चलो पहले और सरल, नीचे बैठ जाता है। तो सरपंच साहब को गुस्सा आएगा क्या, बताओ। सरपंच साहब बढ़िया कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अच्छी मस्त चमकदार कुर्सी पर, और गांव का एक आदमी आता है और वहीं पर जो चबूतरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाहर जो घर के बाहर जो जगह रहती बाउंड्री पर बैठ जाता है आके। तो सरपंच साहब को कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी भाई, सभी लोग बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं होगी सर। अब क्या होगा, अब मान लो कि एक आदमी वहां से निकला और अपने साथ सरपंच साहब के जैसी कुर्सी लाकर लगा दी साइड में, और वो बैठ गया। तो अब सरपंच साहब को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या थोड़ी बहुत मन में सोचने में आएगा, यार ये मेरे बराबर बैठा है, लेकिन ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, उपद्रव नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे चल यार तू बैठ जा। लेकिन अब कोई व्यक्ति, गांव का छोटा मोटा व्यक्ति ऐसे ही आता है और सरपंच साहब से ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ जाता है वहीं। तो अब क्या होगा, अब दिमाग खराब होगा सरपंच साहब का कि भैया मैं जाग जाएगा उनका कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं और तू उससे ऊंची कुर्सी पर, मुझसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो सरपंच साहब कुछ ना कुछ टोटके ढूंढेंगे। आपने वो देखा होगा ग्राम पंचायत, कुछ पंचायत करके सीधे जाई थी, उसमें यही तो चलता है कुर्सी का पूरा है ना। तो आप ध्यान देना, तो सचिव साहब अच्छी कुर्सी, घूमने वाली कुर्सी बैठ जाते हैं, तो सरपंच साहब वो उस कुर्सी को हटाने का सोचते हैं। तो एंड में तो वो लड़का शादी हो जाती है, अगर पंचायत देखी होगी सीरीज तो फिर वो दहेज में चली जाती है जबरदस्ती कुर्सी। तो क्या होता है, सरपंच साहब उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सरपंच कौन है, प्रोटॉन है, सरपंच कौन है, प्रोटॉन है, और गाँव का आदमी कौन है, न्यूट्रॉन है। गांव का आदमी कौन है, न्यूट्रॉन है। अब किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान देना। अब क्या होता है, जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और न्यूट्रॉन की संख्या कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरपंच साहब बड़े आदमी, सामान्य आदमी छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, अगर मान लो दोनों बराबर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका अनुपात कब एक से ज्यादा हो जाता है, मान लो ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन रख दें और इनका अनुपात एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक, तो दिक्कत हो जाती है। मतलब जब प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो परमाणु अस्थायी हो जाता है। अस्थायी हो जाता है तो वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। एक एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। परमाणु अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो रही है। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा क्यों हो रही है, ध्यान देना, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो रही है प्रोटॉन की संख्या से, तो यहां पर प्रोटॉन क्या सोचेगा, यार बहुत समस्या है, तो यहां पर न्यूट्रॉनों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में बाहर निकलेगा क्या, तो बाहर निकलते हैं अल्फा बीटा और गामा। बाहर क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो ऐसा पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ बन जाता है। तो सबसे पहले रेडियो सक्रिय का मतलब क्या है, ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनसे लगातार कुछ तरंगें और कण निकलते हैं, उन्हें रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। कौन से कण निकलते हैं, अल्फा और बीटा कण। कौन सी तरंगें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है न्यूट्रॉन की संख्या से, या न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उससे क्या निकलता है, अल्फा बीटा और गामा, ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं, इसीलिए ऐसा निकलता है। तो सर अल्फा कण का निकलने का मतलब क्या है, अल्फा कण के निकलने का मतलब क्या है, तो अल्फा कण का मान, ध्यान से सुनना, क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, अब ये सुन लेना, फिर मैं अंतर बताऊंगा इनमें। इसका अल्फा कण का मान होता है धनात्मक। इसीलिए आपने देखा होगा कि रदरफोर्ड ने जब गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था तो ये अल्फा कणों की बौछार की थी। इसका ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। बीटा कण कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और गामा कैसे होते हैं, उदासीन होता है, उदासीन। ये गामा तो लाइट है, लाइट एक प्रकार का प्रकाश है, ये प्रकाश याद रखना, ये लाइट है। और लाइट ना पॉजिटिव होती है और ना नेगेटिव होती है, उदासीन होती है। तो एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया अल्फा कण कैसा होता है, तो आप बोलोगे धनात्मक होता है।
अंतर पूछेगा भी अंतर में लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा। अल्फा कण धनात्मक होता है, बीटा कण ऋणात्मक होता है और गामा कण उदासीन होता है। तो सर ऐसा ही तो परमाणु के अंदर भी है। अगर बात करें तो प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो यही तो इसी के जैसा हो रहा है। अब देखो, अब अल्फा जो कण होता है, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें, द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो इसका द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ। मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल व्यवस्थित पढ़ाई है आप लोगों को, एक एक चीज बढ़िया से पढ़ाई है। बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है और भार कितना होता है। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है इसका। तो हम अल्फा पार्टिकल का क्या बोलेंगे, 2 परमाणु क्रमांक होता है और 4 भार होता है। और परमाणु क्रमांक का आप सभी को मतलब पता है कि प्रोटॉनों की संख्या, अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ जाएगा। और यहां पर भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इतना आप सभी को पता है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर किसी परमाणु के अंदर से अल्फा कण बाहर निकलेगा, किसी परमाणु के, यहां समझ में आ रहा है कि नए बोर्ड पे समझाऊं, जल्दी बताओ। यहां समझ में आ रहा है कि मैं नई स्लाइड ले लूं, जल्दी बताओ। यहीं क्लियर करूं तीनों को कि एक एक पेज पर अलग अलग। अच्छा सब कुछ समझ में आता है तो समझो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तब फिर ध्यान देना। चलो अब ध्यान देना। तो अब हम देखने वाले हैं अल्फा कण। यहीं पर समझ में आ रहा है, ठीक है, अलग समझा दो। अब सुनना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही की चीज मैं पूरा का पूरा नए पेज पर भी ले चलता हूं तो आपको और क्लियर में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। चलो अब ध्यान से सुनना, यहां समझना। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, तो आप सभी को पता है कि भाई जो अल्फा कण होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, ये हीलियम के बराबर होता है। मतलब परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार क्या होता है, 4 होता है। और अगर किसी परमाणु के अंदर से, अब ध्यान देना, ये परमाणु का नाभिक है और ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब बताओ अगर इसके अंदर से एक अल्फा कण बाहर निकलता है, अल्फा कण बाहर निकला, बाहर निकला, अब समझने वाला आंसर दे पाएगा। किसी भी परमाणु के अंदर से या नाभिक से एक अल्फा कण बाहर निकला तो क्या परमाणु के क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा, बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। क्या परमाणु के क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा। मान लो यहां पर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं यूरेनियम, यहां पर मैंने ले लिया 92 और यूरेनियम 235 ले लिया। फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या सबके आंसर आ गए, यस, ओके। तो याद रखना पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आप देखना क्या आंसर लगाने वाले थे। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, यस बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक स्माइल करो, ना आए तो ऐसे उंगली कर लो, क्योंकि तुम सबने गलत आंसर दिया है, अभी पढ़ा नहीं था ना, इसलिए बिल्कुल फर्क पड़ेगा। भाई किसी भी परमाणु के नाभिक से आप अल्फा कण को बाहर निकाल रहे हो और अल्फा कण, ध्यान देना, आप समझना, क्योंकि अभी तक समझा नहीं था ना, इसलिए गलत आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पेन ले लूं, यही वाला पेन ले लेते हैं। अब देखना, जब भी किसी परमाणु के अंदर से अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण का मतलब होता है कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये होता है प्रोटॉन। मतलब वहां से 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, जब भी एक अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण का क्रमांक 2 है, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 क्रमांक घट जाएगा। तो 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं।
समझना, बिल्कुल समझना। 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हो, भार 4 से कम हो रहा है, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब भार 4 से कम होता है, भार 4 से, एक एक क्वेश्चन बनता है, कम हो जाता है, भार 4 से कम हो जाता है और क्रमांक 2 से कम हो जाता है, क्रमांक 2 से, क्रमांक क्या हो जाता है, 2 से कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो बताइए अगर हम यूरेनियम 235 से एक क्या करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आया कि यूरेनियम 235 से हमने एक अल्फा कण बाहर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया, ये अल्फा कण बाहर निकल गया, तो कोई परिवर्तन आएगा क्या, बाहर निकल गया, क्या कोई परिवर्तन आएगा क्या? अगर पेपर में क्वेश्चन आया यूरेनियम 235 से एक कोई तत्व है उससे अल्फा कण बाहर निकल गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, यस यस यस, फर्क पड़ेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है या नहीं है? पहले तो इसका आंसर दो, ये यूरेनियम 235 रेडियो सक्रिय पदार्थ है या नहीं है? ये सब सिखाया है मैंने आपको, प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, पूरा केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से, एक एक चीज परमाणु के अंदर सिखाई है मैंने। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल आप बोलोगे सर ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्योंकि सर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 92 है, क्रमांक ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या सर आपने कितने अच्छे से बताई थी कि 235 में क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ पर हमने देखा प्रोटॉन 92 है और 235 में से 92 घटा देंगे तो 143 आ जाएगा, 143 क्या जाएगा, न्यूट्रॉन। और जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो गई, समझ लो वो पदार्थ रेडियो सक्रिय हो गया, यही तो मैंने आपको सिखाया है। जब भी रेडियो सक्रिय पदार्थ कब बनता है, जब भी संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन लिख देता हूं, प्रोटॉन या ऐसे लिख देता हूं, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, तब तत्व रेडियो सक्रिय तत्व बन जाता है, तब तत्व रेडियो सक्रिय बन जाता है, सक्रिय बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तब कोई तत्व क्या बन जाता है, रेडियो सक्रिय बन जाता है। तो यहां तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हो यूरेनियम 235। चलिए अब बताओ मुझे कार्बन, बताओ मुझे ये रेडियो सक्रिय है या नहीं है, जल्दी से बताओ। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए सरल सरल से, तो लोगों से यही नहीं बनेंगे, आपसे बन जाएंगे, आपको मैं पढ़ा रहा हूं। कार्बन बताओ मुझे, क्या ये रेडियो सक्रिय पदार्थ में आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? नो 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 या ओके, चलिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी उतनी है और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्बन 14 ले लूं तो बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन 14 अगर मैं कार्बन का समस्थानिक यूज करता हूं कोई भी, तो बताओ मुझे क्या ये रेडियो सक्रिय होगा? कार्बन 14, यस 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 सर। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्थानिक बनता ही तब है जब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे सर आपने हमें बताया था हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसमें तीसरे नंबर का प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है और परमाणु का प्रोटॉन 1 है। तो अगर देखो, जिसने मेरा परमाणु वाला लेक्चर नहीं देखा एप्लीकेशन पे, वो जरूर देख लेना पूरा डिटेल में, तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। बाकी तो मैं सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो अब देखो, इससे एक कण बाहर निकला,
तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बाहर निकला तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ परमाणु क्रमांक कितना होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। यूरेनियम 235 में से जब मैं क्या कर देता हूं, यहां से एक अल्फा कण बाहर निकालूंगा तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूरेनियम 235 92 है। अब हमने एक सर यहां से प्रोटॉन को आप बाहर निकाल रहे हो तो क्रमांक 2 से कम हो जाएगा, यही तो आपने अभी पढ़ाया है। किसी भी परमाणु के अंदर से अल्फा कण बाहर निकलता है तो प्रोटॉन 2 कम हो जाते हैं, तो यहाँ 2 कम हो जाएंगे तो 92 में से 2 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रमांक 90। और 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है, थोरियम का होता है। किसका होता है, थोरियम का होता है। और क्रमांक कितने से कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, तो माइनस 235 में से 4 तो कितना हो जाएगा आपका 231। तो भाई साहब आप देख पा रहे हो थोरियम बन जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया यूरेनियम से थोरियम बनाना है, यूरेनियम से क्या बन गया, ये थोरियम बन गया, थोरियम, थोरियम। तो अगर हमें यूरेनियम से थोरियम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये यूरेनियम है, क्या निकालें बाहर, तो आप बोलोगे सर अल्फा कण को बाहर निकाल दो तो थोरियम बन जाता है। इसी का यूज करके तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर मैंने आपको पढ़ाया था कामनी कल्पक्कम तमिलनाडु में, वहां पर इसी का यूज करके यूरेनियम को थोरियम में बदला जाता है, प्लूटोनियम में बदल दिया जाता है, या प्लूटोनियम को थोरियम यूरेनियम में बदल दिया जाता है। कैसे, यही अल्फा कणों को बाहर निकाल के, ऐसा इसी विधि का यूज करके भारतीय वैज्ञानिक हुए। पहले नागार्जुन ने सोने को बनाने की विधि ढूंढ ली थी कि भाई Au सोना, कोई तत्वों के अंदर से हम ये चीजें निकाल दें और सोने का परमाणु क्रमांक आ जाए तो वो सोना बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा तो 200 साल पहले ही आ पाए, और उनकी भाषा बहुत हजारों साल पुरानी है, तो उनकी भाषा समझने में ही बहुत समय लग रहा है, अभी समझ में नहीं आ रही वो क्या लिख के गए। तो याद रखना, लेकिन हम सोना बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हो अगर नागार्जुन वैज्ञानिक जो हमारे उनकी भाषा को समझ लो तो, ठीक है, बना लो तो बताना। तो ये ध्यान देना, इतना क्लियर हो गया सभी को। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछे, अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की पहचान कीजिए, तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया मैंने आपको फॉर्मूले भी बनाना सिखाए थे तब जब क्रमांक पढ़ाया है, तो आप बता दोगे सर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है तो वो बन जाता है। अब क्या निकलता है, तो अल्फा बीटा गामा निकलता है। अल्फा क्यों निकल रहा है, अल्फा निकलेगा तो क्या कितनी चीजें बाहर निकलेंगी, तो आप बोलोगे सर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण का, क्योंकि सर परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है, ये हीलियम के जैसे बिहेव करता है। पर अल्फा कण किसके जैसा बिहेव करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये हीलियम के जैसा बिहेव करता है, हीलियम के जैसा व्यवहार करता है। अब अल्फा कण के बाद में हम आगे आते हैं बीटा कण। बात किसकी करते हैं, बीटा कण की बात करते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा कण। अब ध्यान देना, यहां पर हमने क्या लिखा था, अल्फा कण, यहां आ गए अपन बीटा कण। तो जो बीटा कण होता है ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक है। इसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा सर, उसका तो हीलियम के बराबर था, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, याद रखना है। बीटा कण ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख के बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पोटास हो तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा। देखो ये सब पार्टिकल अलग अलग होते हैं परमाणु के अंदर, ध्यान देना, अंदर अलग अलग प्रोटॉन अलग होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ये तभी निकलते हैं जब रेडियो सक्रिय पदार्थ बन जाता है, चिपके नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ा दिया था, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान देना, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब सर अगर मान लो किसी परमाणु के नाभिक के अंदर, अगर मान लो कोई परमाणु है, ये लो,
और इससे अगर क्या होता है, कोई बीटा कण बाहर निकलता है, बीटा कण बाहर निकलता है तो क्या होता है, निकलता है। अगर कोई बीटा कण बाहर निकलेगा तो क्या होगा, समझना बिल्कुल सरल है, किताब एक बार पढ़ लेना समझाने के बाद मेरे। बीटा कण आप क्या करोगे, बाहर निकाल रहे हो, तो ध्यान देना, बीटा कण बाहर निकलता है तो बीटा कण जब बाहर निकलता है, समझना इस लाइन को, जब बाहर निकलता है तो एक न्यूट्रॉन टूटकर, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन बनाता है। पहले मैंने क्या बोला, इसको समझना, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर क्या होता है, एक बीटा कण जब बाहर निकलता है, बीटा कण बाहर निकलेगा तो न्यूट्रॉन टूटेगा, और जब न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या बनता है, एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक बनता है प्रोटॉन। इतना क्लियर हुआ क्या, पहले ये बताओ, चाहे छठवीं के स्टूडेंट भी देखें तो भी उन्हें क्लियर हो जाएगा अगर दिमाग से समझेंगे। तो बताओ मुझे, बीटा कण से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब बीटा कण बाहर निकलेगा तो एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, ये नियम है। टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन उत्पन्न होगा। अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, और अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बीटा कण ऋणात्मक है, मतलब बाहर क्या निकलता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये देखो, ये आपने देखा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब बीटा कण बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब बीटा कण बाहर निकल गया। और बीटा कण बाहर निकल गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बीटा कण बाहर निकल गया तो क्या फर्क पड़ेगा परमाणु पर, बताओ। मान लो यहां पर यूरेनियम 235 है, यहां पर यूरेनियम 235 है, और इससे एक बीटा कण बाहर निकाल दिया हमने, क्या कर दिया, बीटा कण बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताइए। अगर मान लो बीटा कण बाहर निकाल दिया तो परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा, बताइए। जल्दी से आंसर आने चाहिए सभी लोगों के, घबराओ मत, आंसर दो, गलत सलत सही जैसा बन रहा है वैसा दो। भैया परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल आंसर आना चालू हो गए हैं, सभी लोग अपने हिसाब से दो। यस 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 सर, परमाणु क्रमांक पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलिए, तो सबके आंसर आ गए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना चालू कर दो, जल्दी मैं आंसर बताऊं उससे पहले। तो अब ध्यान देना, अरे सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा, परमाणु क्रमांक पर फर्क पड़ेगा लेकिन भार पर फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे, तो अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, ये मैं बहुत दूर से लाया हूं, इसीलिए समझना। अब देखो, अब मैंने बोला कि भाई कोई कण बाहर निकल रहा है, तो देखो मान लो कोई भी X तत्व है, X क्या है, X तत्व है, इसका मैंने क्या करा, यहाँ से एक न्यूट्रॉन बाहर निकाला, ये होता है, हमने देखा परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, Z से, और परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं, A से। Z का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, और A का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दिमाग लगाना हल्का सा, ज़्यादा मत लगाना। जो परमाणु, इसको लिख भी दूँ नहीं मैं, तो बहुत सारे तो बहुत अभी नए नए देखेंगे तो उनको क्रमांक, और इसको बोलते हैं भार,
ध्यान देना। तो क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। तो भैया जब भी कोई न्यूट्रॉन जो आपने देखा टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, बच क्या गया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में 93 होने पर क्या हो जाता है? नेपच्यूनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? नेपच्यूनियम। Np, नेपच्यूनियम बन जाता है। ये लिख देता हूं, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम। ठीक है, एक नया तत्व बन रहा है, नेपच्यूनियम बन जाता है। तो आप ध्यान देना, यहां पर प्रोटॉन एक से बढ़ गया, यहां से एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, न्यूट्रॉन टूट गया, टूट कर डाल से हाथों में बिखर जाती है, टूट गया। ये क्या होगा? टूट गया। तो एक न्यूट्रॉन यहां कम हो गया, लेकिन टूटकर बना क्या? तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन यहां आके जुड़ गया, अब यहां जुड़ेगा तो भार में भी जुड़ेगा। तो एक प्रोटॉन यहां जुड़ गया, एक प्रोटॉन जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि भैया नीचे वाले प्रोटॉन ही तो भार में शामिल होते हैं। तो यहां से एक उठ के यहां प्रोटॉन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, सीधी बात है भाई। नीचे जो है वो ऊपर भी सेम रहता है, तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन एक घट गया, तो भार समान रहता है, भार समान रहता है, समान रहता है। बिल्कुल ईजी है। एक बार बुक पढ़ना और इसको हाथ से लिखकर आप देखना, आपको सब क्लियर होगा। इसको 2 बार देख लेना तो इतना क्लियर हो गया कि भाई एक कम हुआ, एक बड़ा, एक कम हुआ, एक बड़ा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही निकल गया, कक्षा से बाहर चला गया, इसीलिए हमने बोला बीटा कण बाहर निकल गया। अभी लिखा हुआ दिखाऊंगा। तो नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम का क्या हो जाएगा? 235 ही रहता है बाहर, भार कोई बदलता नहीं है, भार समान रहता है। तो इतना आपको याद रखना है कि अगर मान लो किसी भी तत्व से अगर एक बीटा कण बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है मैंने समझा दिया। और भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि न्यूट्रॉन टूट जाता है तो एक प्रोटॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा आपको। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलें आगे। हमने देखा अल्फा कण, देखा बीटा कण देखा, अब हम देखने वाले हैं गामा कण। क्या देखने वाले हैं? गामा कण। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? यस, सभी को क्लियर हो गया। एक बार और देख लेना अगर दिक्कत आए तो। ठीक है, अगर रेगुलर देखते आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो गामा कण बिल्कुल सरल है, गामा कण बिल्कुल सरल है। ये है गामा, गामा किरण बोलते हैं, किरण, किरण तू है मेरी किरण। अब ये देखना, गामा किरण निकलती है, और गामा किरण कैसी होती है भैया? ये उदासीन है, साधु संत आदमी है, इसे कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। आपके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ये जानती है। जो होना है सब प्रारब्ध में लिखा है, प्रभु ने जो लिख दिया है वो है, आपको सिर्फ कर्म करना है, ऐसा ये मानता है। तो ये उदासीन है, सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। और ये किरण है, किरण मतलब ये लाइट है, लाइट। ये क्या है? लाइट है। और लाइट तो आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट क्या है? आती जाती रहती है, ध्यान देना। तो ना तो लाइट कण है ना तरंग है, और दोनों के रूप में भी पाई जाती है। तो यहां से कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब अगर यूरेनियम 235 है और इससे क्या निकला? एक गामा कण निकला, एक गामा कण बाहर निकला, तो बताइए परमाणु क्रमांक पर क्या फर्क पड़ेगा? निकला है तो बताओ। अगर मान लो कोई भी ये देखो मान लो तत्व है, उससे कोई गामा किरण निकल गई तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उस पर? नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट है, लाइट तो आती जाती रहती है, लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो तो कहीं पर भी निकल जाएगी। लाइट तो निर्वात में भी चल सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 92 235 सेम रहता है।
क्या होता है, सेम रहता है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा उसको मैं समअप कर रहा हूं और आपको फिर मैं दिखाने वाला हूं, फिर आगे चीजें पढ़ेंगे हम। हमने देखा सबसे पहले रेडियो सक्रिय, अपने मन में बोलना, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनसे कुछ कण और तरंग निकलते रहते हैं लगातार, उन्हें हम रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। क्या निकलता है, तो अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, तो आप बोल दोगे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो गई। अब भाई अल्फा कण निकलता है तो क्या होगा, तो अल्फा कण निकलता है तो 2 से परमाणु क्रमांक कम हो जाता है, भार 4 से कम हो जाता है, क्योंकि वो हीलियम के परमाणु क्रमांक के बराबर है, द्रव्यमान के बराबर है। जब बीटा कण निकलता है तो सर बीटा कण निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है न्यूट्रॉन के टूटने के कारण, तो न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन क्रमांक में जुड़ जाता है, जिससे क्रमांक तो बढ़ जाता है लेकिन भार सेम रहता है। गामा जब बाहर निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उदासीन है, तरंग है, लाइट है, ये इतना हमने पढ़ा। अब सुनना, एक चीज और सुना दूं लगे हाथों, कोई भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं ना, समस्थानिक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। उनसे लगातार कुछ ना कुछ तरंगें निकलती हैं। तो सर ये कब तक निकलेंगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आया आपके कि आखिर ये कब तक निकलेंगी। तो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से तरंगें तब तक निकलती हैं जब तक वो स्थायी नहीं हो जाता। और कब तक स्थायी नहीं होगा, जब तक वो सीसा में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जब तक सीसा में परिवर्तित नहीं हो जाता, पीवी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, 82 उसका क्रमांक नहीं हो जाता, देख लेना कितना है सीसा का एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीवी देख लेना, दिख नहीं रहा यहाँ से, तो वो स्थायी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मतलब कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ कब स्थायी होता है, जब वो सीसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा है, सीसा होता है। सीसा के ऊपर जितने भी रहेंगे, पीवी के ऊपर जितने भी परमाणु तत्व रहेंगे, जितना भी क्रमांक रहेगा वो सब रेडियो सक्रिय रहेंगे। और 92 यूरेनियम के बाद जितने भी परमाणु क्रमांक तत्व हैं वो सारे के सारे मानव के द्वारा निर्मित हैं, ये भी याद रख लेना। 92 तक क्या है, 82 से 92 तक सब, 82 के बाद में 92 तक क्या आ जाएंगे, रेडियो सक्रिय। और 92 के बाद में भी सब रेडियो सक्रिय हैं लेकिन वो मानव के द्वारा निर्मित हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आगे लिखा हुआ भी दिखाऊंगा पूरा किताब में आपको, मैंने पूरा एक एक चीज अब लिख के दिए। देखो रामबाण किताब में क्या लिखा है, ध्यान देना। ये रेडियो धर्मिता क्या होती है, इसी को रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं। कि रेडियो धर्मिता पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के नाभिक के अस्थायी होने के कारण होता है। अस्थायी क्यों होता है, ऐसे नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब इन किरणों के उत्सर्जन के कारण नाभिक के द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कमी आएगी। ध्यान देना, क्योंकि इसमें से क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा, द्रव्यमान में भी कमी आती है और क्रमांक में भी, मैंने आपको बताया है। इन किरणों के उत्सर्जन के कारण नाभिक के द्रव्यमान में कमी आती है, तो अल्फा निकलेगा तो 2 से कम हो जाएगा, 4 से कम होगा, अल्फा निकलेगा तो द्रव्यमान, और बीटा और गामा से द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेडियो धर्मी पदार्थ सीसा में बदलकर स्थायित्व प्राप्त करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसे रेडियो धर्मी क्षरण कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा रेडियो धर्मी क्षरण क्या है, तो जब कोई तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने द्रव्यमान में कमी करके सीसा में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही रेडियो धर्मी क्षरण कहा जाता है। ये देखो, अब देखो, रेडियो सक्रियता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण नाभिक से एक अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। बहुत अच्छा, ये देखो, ये अल्फा गामा बीटा सब निकल रहा है बाहर, क्लियर। अब देखो, इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक ये हैं हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में की थी। हेनरी बैक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने क्या कर दिया था, 1896 में इसकी खोज कर दी थी। याद रखना है आपको। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज, मतलब रेडियम की खोज, मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। ये आपको याद रखना है, व्यवस्थित लिख के दिया है मैंने। अब सर हमें ये समझ में नहीं आता कि रेडियो सक्रिय पदार्थ निकल कितना रहा है, कितने कण निकल रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो इसको मापने का एक यंत्र होता है गीगर मूलर काउंटर, याद रखना।
रेडियो सक्रिय किरणों की माप करने के लिए एक यंत्र होता है जिसे गीगर मूलर काउंटर, फुल फॉर्म पूछ लेता है जीएम काउंटर का, तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रिय किरण की माप की जाती है, ये याद रख लेना आप। अब देखो अल्फा कण का उत्सर्जन क्या होता है, तो क्या होता है, अब आप मन से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे अल्फा कण, तो आपको पता है अल्फा कण का हीलियम के बराबर, बस याद रखना 2 और 4, तो किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से उसकी परमाणु क्रमांक नीचे वाला कितने से 2 से कम हो जाता है तथा द्रव्यमान ऊपर वाला 4 से कम हो जाता है तथा प्राप्त हुआ कण आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे चला जाता है। परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा तो पीछे ही जाएगा ना, यूरेनियम से क्या बन जाएगा, आप देखोगे कि भैया यहाँ से देखो, अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, हाँ थोरियम बन जाता है, क्या बन जाता है, थोरियम बन जाता है, क्रमांक कम हो जाता है 92 से 90 पर पहुँच जाता है, वो भार भी कम हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब परमाणु के नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ जुड़कर बाहर निकलते हैं तो हम कहेंगे कि उसके केंद्र से अल्फा कण बाहर निकल गया, ये भी प्रश्न पेपर में पूछता है। अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब बीटा कण बाहर निकलता है तो क्या होता है, अब आप खुद बताओ, बीटा कण बाहर निकलेगा तो मतलब न्यूट्रॉन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन सर जुड़ जाता है क्रमांक में तो क्रमांक बढ़ जाता है, और भार तो भार है सेम रहेगा। किसी नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे परमाणु संख्या में 1 की अधिकता हो जाती है, किंतु मास समान रहता है, भार समान रहता है, क्योंकि भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, मतलब आप ये समझो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही तो हो लो, और अच्छा, और कितना बढ़िया लाइन लिख दी इनने, लो आपका डाउट ही खत्म। इन्होंने लिख दिया कि भैया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बन जाए, नाभिक बनता है, तो भैया ये टूट जाता है और बदल जाता है इसमें, तो बात खत्म, बात खत्म। एक घर में कोई मर गया और वो बच्चा बन के पैदा हो गया, तो घर में कितने सदस्य हो गए। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, एक घर में 5 सदस्य हैं और वहां पर दादाजी एक्सपायर होते हैं और घर में उसी समय प्रेग्नेंट जो लेडी थी, बहू थी, उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस घर में कितने सदस्य हो गए बताइए। एक घर में 5 सदस्य हैं, दादाजी के मरते ही प्रेग्नेंट लेडीज को एक और बच्चा पैदा हो गया, तो उस घर में कितने सदस्य हो गए। अभी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 5 के 5 है, ये तो मैंने ऐसे ही पूछा, 5 के 5 है, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, न्यूट्रॉन मर रहा है, प्रोटॉन बन रहा है, नाना की डेथ हुई, पुत्र पैदा हो गया, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलिए इधर क्लियर हो गया, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र से बाहर निकलेगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन नाम ना देकर केमिस्ट्री में बीटा कण कहेंगे। क्या कहेंगे केमिस्ट्री में, उसे हम बीटा कण कहेंगे। इतना क्लियर हो गया, हम उसे न्यूट्रॉन नाम दे, हम उसको देखो, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, न्यूट्रॉन टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र से बाहर निकलता है, बाहर निकला इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल, फास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो हम उसे इलेक्ट्रॉन नाम ना देकर बीटा कण बोल देंगे, ध्यान देना। ठीक है, अब गामा का उत्सर्जन हो रहा है, तो गामा का उत्सर्जन क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के साथ साथ ऊर्जा के रूप में नाभिक से बाहर आता है। अब ये तो देखो क्या है, देखो पढ़ो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अल्फा और बीटा उत्सर्जन के साथ साथ क्या होता है, अल्फा भी बीटा जब निकलता है, गामा तो लगातार निकलती रहती है, ऊर्जा के रूप में नाभिक से बाहर आता है। इससे तत्व के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या क्रमांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हानिकारक रहता है। ये सबसे कम हानि अल्फा पहुंचाता है, उससे ज़्यादा बीटा और सबसे ज़्यादा गामा, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है इसकी, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो गामा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसमें कोई द्रव्यमान और आवेश की क्षति नहीं होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतना क्लियर हो गया क्या सभी को।
तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई अल्फा कण क्या है, बीटा कण क्या है, गामा कण क्या होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, ये कैसे निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप देखते हो कोई भी मछली आज से कई साल पुरानी है, एक चट्टान के अंदर डायनासोर के आपको अंडे मिले या कोई मछली मिली, इस प्रकार से अवशेष मिले, तो वैज्ञानिक कैसे बता देते हैं कि ये इतने साल पुरानी है। तो ये रेडियो सक्रियता का आइसोटॉप समस्थानिक का यूज करके पता लगाते हैं। कोई भी चट्टान चंद्रमा पर आज से कई साल पुरानी है, कैसे पता लगा देते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो आप जरूर डाउनलोड करिए जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन, और ये जो भी चीज़ मैंने लिख के दी है ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी साइंस की रामबाण बुक में। तो आप रामबाण किताब को टू द पॉइंट तरीके से पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम ये चीज़ सीखेंगे, साथ में अल्फा बीटा गामा में अंतर सीखेंगे और इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। तो आज के लेक्चर को आप रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ना, सब चीज़ें सरल हैं, बस समझने की देर है। समझा दिया, आपको मेहनत करनी है, कल काम हो जाएगा आपका। तो कमेंट में आप बताना कैसा लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।